अभी जो देश में आम चुनाव हो रहा है, बस्तर उसमें शामिल है। पहले चरण का मतदान वहाँ 19 अप्रैल को होना है। लगभग 15 लाख मतदाता हैं पूरे लोकसभा में जी। और 7 लाख 7.5 लाख के आसपास महिला वोटर हैं जी। और कांग्रेस से बहुत चर्चित चेहरे वहाँ उतारे गए हैं। कवासी लखमा दादी जो आबकारी मंत्री रहे, दादी के नाम से बस्तर के लोग उनको जानते हैं। जी। पूरे देश में नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के तौर पे उभरे भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। जी। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस प्रत्याशी का मुकाबला है। जी। सारे जितने बड़े तीखे सवाल करोगे उन तीखे सवालों का बहुत सारा जवाब डिप्लोमेसी जवाब बोलो या फिर कि कोई मैच्योर पलटवार जवाब पॉलिटिकल व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है। जी। तो कवासी लखमा लड़ने में सक्षम है। 14 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं राजनांदगांव। अमित शाह भी आ रहे हैं। राजनांदगांव भी हल्के में नहीं ले रही बीजेपी। देखिए, राजनांदगांव की सीट का कहानी इस समय दूसरी हो चुकी है। यशवंत, कोरबा और बिलासपुर, जी, ये दो सीट ऐसी हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। तो ना भाजपा ही देवेंद्र यादव को भारी बता पा रहे हैं और ना कांग्रेसी सरोज पांडे को भारी बता पा रहे हैं। अच्छा, दोनों चुप है। दोनों चुप हैं। भैया भारी पे कोई बात नहीं करना। और भिलाई और दुर्ग का सौभाग्य है नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और मेरे साथ है आलोक तिवारी जी, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है, जो लंबे समय बाद आप सबके सामने एक बार फिर से मुखातिब होने वाले हैं और चर्चा करेंगे पहले चरण के मतदान पर। लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होंगे। उसमें से छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर भी है, जहाँ हो के हम पिछले दिनों ही आए हैं और बस्तर के तमाम इलाकों में गए थे। कवासी लखमा का इंटरव्यू लिए, भोजराज नाग जो कांकेर लोकसभा के बीजेपी से प्रत्याशी है उनका भी इंटरव्यू लिए थे। तो बस्तर में चल क्या रहा है, बस्तर के मुद्दे क्या है और बस्तर क्या करने वाला है 19 अप्रैल को, सारे विषयों पर बात होगी आलोक तिवारी जी से। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी चुनावी चर्चा के स्पॉन्सर्ड है सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब जहां दूल्हे सस्ते हैं, और केसरिया फैशन जिनके सहयोग से आप तक हम बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और बस्तर की हमारी यात्रा भी शानदार जबरदस्त रही, जिसे आप लोगों ने भरपूर प्यार आशीर्वाद दिया। आलोक जी से बात कर लेते हैं कि बस्तर में चल क्या रहा है। हालांकि दौरा मैं करके आया हूं, लेकिन आप यहां से बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो आप चीज़ों को भी देख रहे हैं। तो हम दोनों आज इस पर बात करेंगे। यशवंत, दिल्ली के बड़े एसी रूमों में बैठ करके बस्तर को लेकर बात हो सकती है, तो मैं तो भिलाई छत्तीसगढ़ में जन्मा हूँ। यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर बस्तर की बात तो मैं कर ही सकता हूँ जी। बस्तर में मेरे अपने संपर्क भी हैं और लगातार छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों के हाल को जानने की कोशिश मेरी लगातार रहती है जी। बस्तर, अगर मैं कहूँ यशवंत कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत का स्वर्ग अगर कहीं है तो कश्मीर में है, बस्तर में है जी। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं जी। लेकिन बस्तर में अमन और शांति की सख्त ज़रूरत वहाँ के लोगों को महसूस होने लगी है। अगर नक्सलवाद को अगर अपन हटा दें तो बस्तर वाकई बहुत खूबसूरत है। प्रकृति ने वहाँ सब कुछ दिया है। माइंस है, हरे भरे पेड़ पौधे, हरे बड़े पेड़ पौधे हैं, प्रकृति की खूबसूरत नज़ारे वहाँ देखने को आपको मिलेंगे। अभी जो देश में आम चुनाव हो रहा है, बस्तर उसमें शामिल है। पहले चरण का मतदान वहाँ 19 अप्रैल को होना है। लगभग 15 लाख मतदाता हैं पूरे लोकसभा में जी। और 7 लाख 7.5 लाख के आसपास महिला वोटर हैं जी। 60% आदिवासी वर्ग के लोग हैं जी। 20 से 22% ओबीसी हैं और बाकी सामान्य वर्ग के लोग भी वहाँ निवासरत रहते हैं। कन्वर्सन एक बड़ा इशू बस्तर में है। दूसरा, पूरे देश का जो वातावरण है इस समय यशवंत, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है। 370 इंडिविजुअल उनका टारगेट है और 400 गठबंधन के साथ है। ये एक परसेप्शन जो सेट होना चाहिए वोटर्स और वर्कर के दिमाग में, तो बीजेपी ने 400 का नारा दिया, अब की बार 400 पार। ठीक है, ये नारा है, मोदी जी की गारंटी है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है जी। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस प्रत्याशी का मुकाबला है जी।
वहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी गौण हो चुके हैं जी। महेश कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस से बहुत चर्चित चेहरे वहाँ उतारे गए हैं। कवासी लखमा दादी जो आबकारी मंत्री रहे, दादी के नाम से बस्तर के लोग उनको जानते हैं। जी। कवासी लखमा पंच से लेकर के सरपंच, जनपद और विधायक और एक बार सांसद का चुनाव भी लड़े हैं यशवंत। जब बलीराम कश्यप जी का निधन हुआ था तो वहाँ उपचुनाव हुआ था, तो उस उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे अजीत जोगी उस चुनाव का संचालन किए थे। 50,000 से बलीराम कश्यप के बेटे दिनेश कश्यप से चुनाव हार गए थे। अभी परिस्थितियाँ वहाँ बदली हुई हैं। 99 के बाद 1999 में बलीराम कश्यप ने वहाँ चुनाव जीता था। मनकू राम सोडी करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, उनको उन्होंने चुनाव हराया था। उसके बाद से कांग्रेस वहाँ पिछला चुनाव जीती 2019 में। दीपक बैज ने 35,000 से वो चुनाव जीत करके कांग्रेस के सूखे का ख़त्म किया था। अभी वो सीट कांग्रेस के पास है, लोकसभा में है। कवासी लखमा वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कवासी लखमा दरअसल अपने बेटे हरीश लखमा के लिए टिकट चाह रहे थे, बात बोले भी हो लेकिन कांग्रेस ने नहीं। मैं कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है, तो हरीश को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता लोकसभा में कि ये हरीश लखमा है, कवासी लखमा के बेटे हैं, है ना, जिला पंचायत सुकमा के अध्यक्ष हैं। तो वो वाला परिचय कवासी लखमा के साथ परिचय की दिक्कत नहीं है। बस्तर का जन जन जो है कवासी लखमा के नाम से परिचित है। प्रचार के अंदाज में बीजेपी वहाँ बहुत आक्रामक तरीके से लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी की सभा भी हाल में हुई, छोटे अमल में राजनाथ जी भी जाने वाले हैं, कल 13 तारीख को। कल राहुल गांधी भी जा रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने प्रचार की पूरी ताकत झोंक चुके हैं। साधन सुविधा के मामले में कवासी लखमा किसी से पीछे नहीं है। मैं एक चीज़ और बता दूं यशवंत कि भारतीय जनता पार्टी में संघ के कोटे की टिकट दरअसल बस्तर की, कांकेर की दोनों सीट, मतलब कांकेर और बस्तर लोकसभा की दोनों सीट संघ के कोटे पे की सीट है। संतोष पांडे जी, ये 3 सीट संघ प्योर संघ के कोटे की है। तो संघ के लोग अपने अलग रणनीति के तहत वहाँ घुसे हुए हैं। मैं पहले ही बताया कि कन्वर्सन एक बड़ा इशू है। नगरनार स्टील प्लांट को लेकर के भी वहाँ लोग बात कर रहे हैं। एक बड़ा पुल वहाँ जो आंध्रा से आता है, क्या बोलते हैं, पोलावरम, वो भी एक बड़ा इशू है। उसकी हाइट को लेकर कुछ रेल के पहुंच मार्ग अभी तक बस्तर से अछूता है, तो इसको लेकर के भी एक बड़ा इशू है। पर मोदी की गारंटी और मोदी कि 10 साल के कामकाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ फोकस कर रही है। और आप बता दूं कवासी लखमा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, मतलब कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है। वो अपने भाषण में इसको कह रहे हैं कि अब तक मैं भोपाल और रायपुर गया हूँ, अब दिल्ली जाना है, दिल्ली जाके आपकी आवाज़ उठाऊंगा। कवासी लखमा, मेरे को जो लगता है यशवंत कि कवासी लखमा को माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का साक्षात वरदान है जी। मतलब मैं 1-2 इंटरव्यू देख रहा था, तुम्हारे साथ वाला इंटरव्यू अभी हमने किया था, कवासी लखमा का उनका हर सवाल का जवाब उनका तगड़ा रहता है। एक बड़े राष्ट्रीय चैनल की एक महिला साथी है, उसका भी मैं इंटरव्यू देख रहा था। कवासी लखमा जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और जिस अंदाज में बोलते हैं, मैं देखा कि कल इलेक्ट्रिक जो ब्रांड को लेकर भी उन्होंने जवाब है, उनके पास है, उनको उसका जवाब है। मतलब सारे जितने बड़े तीखे सवाल करोगे उन तीखे सवालों का बहुत सारा जवाब, डिप्लोमेसी जवाब बोलो या फिर कि कोई मैच्योर पॉलिटिकल व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है जी। तो कवासी लखमा लड़ने में सक्षम है। अच्छा, जो अभी जो भाषण दिए हैं वो कि कवासी लखमा जीत गए, मोदी खत्म, नहीं वो गोड़ी भाषा में, एक्चुअली गोड़ी भाषा में उन्होंने कुछ बोलना चाहा है, लेकिन उस भाषण हम लोग जरूर बनाए जी। भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाई है और गहरी साजिश का अंदेशा भी जता रही है। पर कवासी लखमा की किसी भी बात को एकदम गहराई से लेना जी, वो बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हैं यशवंत। बोलचाल की भाषा में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि उसका आशय वो नहीं होता है। हम चुनावी यात्रा उनकी सभा में गए, 3-4 सभा अटेंड किए उनके साथ में, तो वो जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर जनता होती है उन्हें खुश करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, वो उनके हर भाषण में ये चीजें रही हैं। मस्करी जो बोलते हैं ना, मस्करी हंसी ठिठोली में अपनी बात कह जाते हैं, तो उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, जब बस्तर के लोग एक और चीज़ बोल रहे हैं कि वहाँ दादी वर्सेस मोदी है,
ठीक बोल रहे महेश हैं। कश्यप नहीं है। महेश कश्यप, मैं बताया ना, प्रत्याशी गौण हो गए हैं यशवंत वहाँ। वहाँ संघ के लोग गांव और जंगल में आपको मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये लड़का जो महेश कश्यप है, जो वहाँ का प्रत्याशी है, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा है और धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोले रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ भोजराज नाग भी लड़ते रहे हैं और वो महेश कश्यप भी एक चेहरा के तौर पे वहाँ पर लड़ाई लड़ा है, इसलिए संघ ने उसको अवसर दिया है। मतलब कोई नामधारी जैसे दिनेश कश्यप थे, केदार कश्यप थे, वैसा कोई प्रत्याशी नहीं है। कवासी लखमा के मुकाबले महेश कश्यप को इंट्रोड्यूस करने में भाजपा को मेहनत करना पड़ रहा है वहाँ पर। और शहरी वोटर जो है, जगदलपुर शहर है, वहाँ मोदी का रुझान साफ तौर पे दिखता है। सुकमा आप जाएंगे, बीहड़ में जो है बीहड़ में दादी पे चर्चा होती है। दूसरा एक बड़ी समस्या जो समझ में आ रही है यशवंत, वो वोटिंग परसेंटेज को लेकर होगी। एक तो नक्सल दहशत का वातावरण भी है, हालांकि सेंट्रल की एजेंसियां भी वहाँ पर चप्पे पे तैनात हैं। और जो गर्मी का जो आलम है अभी, हालांकि 2-3 दिन से मौसम बड़ा सुहाना है यहाँ छत्तीसगढ़ का, लेकिन तेज धूप की वजह से हो सकता है कि मतदान भी प्रभावित हो। दूसरी एक बड़ी चीज़ मेरे को जो समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे प्रत्याशी जीता हुआ मानकर चल रहे हैं। कॉन्फिडेंट है जी, कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है। रिजल्ट बताएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट थे। 4 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके भरोसे में कितना दम है। दूसरा, कांग्रेसी मन से हारे हुए दिखते हैं। हाँ, वो भी नजर आ रहा है कांग्रेसियों में। एक तो घर से साधन लगाना नहीं चाह रहे हैं जी। सारे, उनको लगता है कि रिजल्ट क्लियर है, हार तो रहे हैं। कांग्रेस के सारे खाते सीज हैं जी। ईडी, सीडी और सीबीआई, दुनिया भर के लोग पूरे गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। ईओडब्ल्यू एसीबी भी आ गई। कोई फंडिंग करने की स्थिति में भी नहीं है। अपन भी नजर नहीं आ रहा है होर्डिंग्स में। अब की बार मोदी सरकार, मेरा पहला वोट मोदी को। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के होर्डिंग्स नहीं है। केंद्रीय जो चुनाव संचालन समिति, वो देश भर की होर्डिंग पहले ही बुक कर लिए हैं। तो कांग्रेस के लिए बहुत गुंजाइश होर्डिंग में है नहीं यशवंत। पिछले दिनों उनके नेताओं ने कहा था कि भाई हमारा विज्ञापन भी लगा लो, हम भी चाहते हैं। ये स्थिति है यशवंत जी। और एक बड़ा मामला बस्तर में जो समझ में आ रहा है, निजीकरण को लेकर के है, जिसको कवासी लखमा भी लगातार उठा रहे हैं। नगर नार के बैलाडीला के जो खदान है, उसको अंडानी के लोग जी, अंडानी को दे दिया जाएगा, ये हल्ला है। नगरनार स्टील प्लांट वहाँ पे भाषणों में इस बात को बोल भी रहे हैं। ये नहीं, ये भाषण तो अपनी जगह है यशवंत, आम लोगों में भी ये चर्चा है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा कि मोदी सरकार फिर से जीती तो हमारा यहाँ निजीकरण हो जाएगा। तो निजीकरण को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं यशवंत। ये एक मामला है। अब देखो आगे क्या होता है। 13 तारीख को कल यानी कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उसका असर पड़ेगा राहुल गांधी परिवार? देखिए, राहुल गांधी 2014 के राजनाथ सिंह भी कल दंतेवाड़ा में सभा करने वाले पे आ रहा हूँ। 2014 के राहुल गांधी और 2019 के राहुल गांधी और 2024 के राहुल गांधी में मैं बड़ा फर्क देखता हूँ। इसको लोग किस रूप में लेते हैं मैं नहीं समझता, लेकिन मैं बड़ा फर्क देखता हूँ। अब राहुल गांधी मेच्योर पॉलिटिशियन हो चुके हैं। मतलब जो आदमी 4,500 पैदल घुमा हो, 7,000 करीब की यात्रा बाई रोड किया हो, वो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश जो राहुल गांधी ने की है, उसका नतीजा उनके भाषणों में भी आपको देखने मिल रहा है। मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा भी उस सीरीज पे करना चाहूँगा यशवंत, कि कांग्रेस ने 5 अप्रैल को ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और राहुल गांधी डिरेल नहीं हो रहे हैं यशवंत। राहुल गांधी मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि देश के 5 बड़े उद्योगपतियों का अगर कर्ज माफी हो सकता है 16 लाख करोड़, तो गांव गरीब के किसानों का कर्ज माफी क्यों नहीं हो सकता है। एक बड़ा विषय है जी। नारी वो न्याय महालक्ष्मी योजना जो लाए हैं 1 लाख वाली साल का। कांग्रेस के वर्कर इस घोषणा पत्र को जब तक चर्चा में नहीं लाएंगे, घोषणा पत्र की चर्चा होनी थी। मोदी गारंटी की बात हो रही है, पर मोदी किस बात की गारंटी दे रहे हैं? काम की गारंटी। ये भरोसा क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ आएगा? इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी बहुत मैच्योर हो गए हैं इस वक्त। आप ध्यान दिए होंगे कि कांग्रेस के नीचे के, देखिए आप मोदी के पिच पे जाके बैटिंग करेंगे ना, तो मोदी जी आपको 2020 जैसा खेल देंगे, चौके छक्के लगाएंगे, है ना, आपके साथ। तो मोदी जी वो भाषण कला में बड़े माहिर हैं।
बहुत तगड़ा उनका। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इस चीज को भुना नहीं पा रही है, महालक्ष्मी योजनाओं को घर घर जाके मैं बता वही नहीं पा बोल रही रहा हूँ है। यशवंत, जिस तरह से बीजेपी ने महतारी वंदन योजना देखिए अधिकृत तौर पे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अभी नहीं आया है, जबकि एक हफ्ते बाद देश में पहले चरण का मतदान है। 102 सीट पे मतदान होना है। जी कांग्रेस ने घोषणा पत्र दिया है, घोषणा पत्र में भी अच्छी बातें हैं। कांग्रेसी ही ये कह के उसको खारिज कर रही है कि अरे तो सत्ता में आ ही नहीं रहे हैं तो बोलने का क्या मतलब। अरे भाई वो राष्ट्रीय दल है, वो अपनी बात लोगों से तो कहेगा ना। अब लोगों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस के वर्कर का है, कांग्रेस के प्रत्याशी का है। वो कितना पहुंचा पाते हैं वो देखने वाली बात है। पहुंचाते हैं ये देखने वाली बात है। 14 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं राजनांदगांव। अमित शाह भी आ रहे हैं। राजनांदगांव भी हल्के में नहीं ले रही बीजेपी। देखिए राजनांदगांव की सीट का कहानी इस समय दूसरी हो चुकी है यशवंत। राजनांदगांव लोकसभा के मतदाता भूपेश बघेल को सीरियसली लेने लगे हैं। एक गंभीर प्रत्याशी के तौर पे भूपेश बघेल वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। संतोष पांडे नहीं, संतोष पांडे तो सांसद हैं, है ना। संतोष पांडे को ये बताना पड़ेगा कि 5 साल वो अपने लोकसभा के लिए क्या किए हैं। मोदी जी का से कौन सा ऐसा बड़ा स्कीम ले आया जिससे राजनांदगांव की तस्वीर बदल गई। जवाब तो संतोष पांडे को देना है। लेकिन भूपेश बघेल एक गंभीर प्रत्याशी के तौर पे राजनांदगांव में चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल भी कर रहे हैं, लगातार सवाल भी कर रहे हैं, पब्लिक भी उनको रिस्पांस कर रही है। जी 20 तारीख को प्रियंका गांधी भी आ रही राजनांदगांव कांग्रेस। देखिए प्रियंका जी भी आएंगी, कल राहुल आ ही रहे हैं बस्तर। जी तो राजनांदगांव में इंदिरा जी भी आई हैं यशवंत। जी म्युनिसिपल स्कूल का जो आप ग्राउंड देखे हो ना, वो ऐतिहासिक ग्राउंड, वहाँ एक छोटा सा स्टेज भी बना था। वो इंदिरा जी के लिए बना था। अच्छा तो राजनांदगांव मानपुर भी, मोहला भी गई हैं इंदिरा गांधी। तो गांधी परिवार का राजनांदगांव और बस्तर से बड़ा लगाव रहा है। बिलासपुर आ रहे हैं सचिव कन्हैया कुमार, युवा नेता। कन्हैया वो एक्चुअली वामपंथी बैकग्राउंड से हैं यशवंत, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पे रहे हैं। और कन्हैया जिन मुद्दों पे बात करते हैं उनका अपना तौर तरीका है और यूथ में उनकी पहचान तो है। देवेंद्र यादव के लिए वोट मांगेंगे। और जिस विधानसभा में, मस्तूरी विधानसभा में देवेंद्र के समर्थन में वो बिलासपुर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में कर रहे हैं। तो मस्तूरी में यूपी बिहार का खासा वोट है जी। और बिहार से हैं, बेगूसराय से हैं कन्हैया कुमार जी। तो वो आएंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे। तो उसका भी आपको असर। जाते जाते कोरबा और दुर्ग पे बात कर लेते हैं। कोरबा बड़ी हार्ड सीट हो गई है यशवंत जी। मज़ेदार बात यह है कि कोरबा और बिलासपुर जी, ये 2 सीट ऐसी हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं जी। तो ना भाजपा ही देवेंद्र यादव को भारी बता पा रहे हैं और ना कांग्रेसी सरोज पांडे को भारी बता पा रहे हैं। अच्छा दोनों चुप हैं भैया, बाहरी पे कोई बात नहीं करना। और भिलाई और दुर्ग का सौभाग्य है जी कि दोनों 4 वाले लीडर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सरोज पांडे, देवेंद्र में भी यूथ का अपना क्रेज है और महिलाओं के भी सरोज पांडे की लोकप्रियता कहीं छिपी नहीं है यशवंत जी। और सरोज पांडे पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली सरोज पांडे। दिन भर में आपसे कितने लोग बड़ी मेहनत परिश्रम सरोज पांडे वहाँ कर रही हैं। दिन भर में आपसे कितने लोग काना खार, मारवाही, कोरिया पूरा जितना जंगल है, जंगल छान चुकी हैं जी। मतलब जहाँ आज सरोज पांडे, मतलब जहाँ पहले की सांसद नहीं पहुँच पाई हैं, सरोज पांडे उन स्थानों पे भी जा रही हैं और सरोज ने अपनी जगह बना ली है कोरबा में। रिजल्ट क्या होगा मैं नहीं जानता, पर बेहतर पोजीशन में सरोज पांडे वहाँ पहुँच चुकी हैं। बिलासपुर लोकसभा की बात करें यशवंत, तो बिलासपुर में स्थिति ये है कि शुरुआती दिनों में देवेंद्र को मनाने, मतलब कांग्रेस के जो नाराज लोग थे उनको मनाने में मेहनत करनी पड़ी जी। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा देवेंद्र यादव की है। तोखन साहू तो वहाँ लोकल हैं। हाँ लोकल है। तो वहाँ तोखन साहू की चर्चा तो होनी नहीं, लेकिन लोखन साहू नरेंद्र मोदी, देवेंद्र अपने आप को चर्चा में ले आया है। देवेंद्र अपने आप को चर्चा में ले आए हैं और देवेंद्र की पूरी टीम जो है ऊर्जा के साथ वहाँ लगी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ यशवंत की पिछले 30 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। बिलासपुर को पूरे छत्तीसगढ़ में न्यायधानी के रूप में जाना जाता है, रेलवे का सबसे बड़ा जोन पहचान है जी। लेकिन बिलासपुर के साथ क्या 30 साल में न्याय हुआ है, ये देवेंद्र का सबसे बड़ा विषय है। न्यायधानी में न्याय हुआ कि नहीं बिलासपुर के साथ? जो पूरे प्रदेश को न्याय दे रहा हो जी, उस शहर के साथ, उस लोकसभा क्षेत्र के साथ क्या न्याय हो पाया है, ये बड़ा सवाल देवेंद्र लेके चल रहे हैं। और बिलासपुर के लोग भी महसूस करते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व बिलासपुर को चाहिए जी।
और वो देवेंद्र में संभावना भी ढूंढी जा रही है। देखिए दो क्योंकि जातिगत समीकरण खेल बिगाड़ देगा। जातिगत है वो, देखिए साहू समाज का वहाँ बड़ा प्रभाव है, इसमें कहीं कोई प्रत्याशी भी साहू है। प्रत्याशी भी साहू है। तोखन विधायक भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं, और तोखन भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं जी, और पूरी भाजपा उनके साथ खड़ी है। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ यशवंत, तोखन को चुनाव लड़ना देवेंद्र सिखा देगा, मेहनत करा देगा जी। रिजल्ट क्या होगा तो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन देवेंद्र जो है तोखन को चुनाव लड़ना सिखा देगा। वाकई में। चलिए, तो खुद बाइक चला दे रहा है, बुलेट चला दे रहा है, कहाँ से लड़ोगे उससे? बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल रह जाता है जिस पर हम कल बात करेंगे कि दुर्ग में साहू समाज किसके साथ जाने वाला है। बड़ा सवाल है, लोग इस पर बड़ा और गंभीर सवाल है। मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि आप बताइए, आप बताइए कि क्या साहू समाज बीजेपी के साथ जाना चाह रहा है, विजय बघेल के साथ, या फिर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के साथ, जिसको लेकर बीजेपी के लोग काफी आशंकित है, डरे हुए। नहीं, उनकी आशंका वाजिब भी है। प्रत्याशी साहू है, अपन विस्तार से बात करेंगे। तो आप भी प्रेडिक्शन करिएगा कि क्या दुर्ग जिले के दुर्ग लोकसभा के साहू राजेंद्र साहू के साथ जा रहे हैं या फिर मौजूदा सांसद विजय बघेल के साथ में। हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। और चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब के सिरे फैशन, जिनके सहयोग से हम लगातार स्टोरी करें। और हम बैठे हैं होटल हेरिटेज में सुपेला स्थित, जहाँ पे आपके लिए वीडियो तत्काल उपलब्ध करा पा रहे हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।